नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न। प्रिंट बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट नियर नगरपालिका चौराहा, सिविल लाइन बंधा रोड आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। धूल भरी आंधी और भीषण लू के बीच जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बुधवार को सगरी तहसील क्षेत्र में महुला गढ़वल बांध पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने पिछले वर्ष और पूर्व के वर्षों में हुई कटान के बारे में जानकारी ली और इसके बाद हुए कार्यों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने तटबंधों की मरम्मत को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि ये क्षेत्र जनपद का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ आने से पूर्व जो हमारी तैयारियां होती हैं, तटबांधों की मरम्मत आदि का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी कार्य पूर्ण हो गए। पूर्व में जहां पर बांध क्षतिग्रस्त रहा उसकी मरम्मत कर दी गई तथा इसे और बेहतर करने के लिए संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, एसडीएम सगड़ी राजीव रतन सिंह, बाढ़ खंड व सिंचाई विभाग के अधिकारी सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जनपद का, सरयू नदी के क्षेत्र में। तो बाढ़ के पूर्व जो हमारी तैयारियां होती हैं, तटबंधों की मरम्मत इत्यादि, उसका आज हम लोगों ने यहाँ निरीक्षण किया है। सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं। गत वर्ष जो यहाँ पर भी कटान थी और बंदे में जो ब्रीच हुए थे, वो सबकी मरम्मत हो गई है। उसे और बेहतर करने के भी निर्देश दिए गए। बिहार के दरभंगा से अहमदाबाद को जा रही साबरमती एक्सप्रेस का इंजन आजमगढ़ जिले के फरिया रेलवे क्रॉसिंग पर फेल होने से क्रॉसिंग के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। इस दौरान गर्मी में यात्रियों की भी हालत खराब हो गई। वहीं दोनों तरफ वाहनों की लाइन लगने से लोग परेशान हुए। हालांकि लगभग 1.5 घंटे के बाद रेलवे के अधिकारियों ने आजमगढ़ जिला मुख्यालय से दूसरे इंजन को मंगाया और ट्रेन को रवाना किया। बिहार के दरभंगा से गुजरात के अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से निकली। पुरानी की सराय होते हुए फरिया रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंची कि अचानक इंजन फेल हो गया। इंजन फेल होने से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। जानकारी के बाद रेलवे के अधिकारियों में खलबली मच गई। इधर ट्रेन में सवार यात्री भीषण गर्मी में बिलबिला गए। करीब 1.5 घंटे बाद रेलवे के अधिकारी आजमगढ़ मुख्यालय से दूसरे इंजन को लेकर पहुंचे, तब कहीं जाकर ट्रेन को आगे बढ़ाया जा सका। हालांकि इस संबंध में रेलवे का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। 7 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। ये फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज राम नारायण ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार फूलपुर थाना क्षेत्र के गांव में 24 मई 2015 की रात पीड़िता अपने परिवार के साथ घर के दरवाजे पर सो रही थी। तभी रात लगभग 1:30 बजे आरोपी जैनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन निवासी समसपुर थाना दीदारगंज पीड़िता को उठा ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। रोती हुई पीड़िता आधे घंटे बाद जब घर लौटी तो अपनी आप बीती घर वालों को बताई। आरोपी जैनुद्दीन पीड़िता के गाँव में ही अपने एक दोस्त के घर पर रहता था। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद आरोपी जैनुद्दीन के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत कुल 5 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी जैनुद्दीन को आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई। 2023 की परीक्षा में जिले के कई होनहारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बढ़िया रैंक हासिल की है। परीक्षा का परिणाम निकलते ही सफल हुए प्रतिभागियों के चेहरे खिल गए। वहीं परिजनों एवं रिश्तेदारों ने भी इसे कड़ी मेहनत का नतीजा बताते हुए बधाई दी। आपको बता दें कि जनपद के बाद तारिक ने पहले प्रयास में नीट में 720 में 680 अंक हासिल कर जिले का मान सम्मान बढ़ाया। इस वर्ष उन्होंने यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश मेरिट में 5वां स्थान हासिल किया था। वहीं शहर के लच्छरामपुर के निवासी अजय कुमार राय की बड़ी पुत्री यशी राय ने अपने दूसरे प्रयास में नीट 2023 की परीक्षा में 616 नंबर लाकर नाम रोशन किया। यशी राय के पिता कॉन्ट्रैक्टर हैं जबकि मां हाउसवाइफ है। अजय कुमार राय ने एबीसी को बताया कि उनकी 2 पुत्रियां व 1 पुत्र है। बड़ी बेटी यशी ने आजमगढ़ के चिल्ड्रन कॉलेज से 10वीं और भगवानपुर वाराणसी सनबीम स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की थी। इसके बाद 1 साल कोटा में कोचिंग ज्वाइन किया। दूसरे प्रयास में उसने सफलता हासिल की। यशी की 30 जून से काउंसलिंग है। छोटी बेटी सची राय ने इस वर्ष ICSE बोर्ड की 10वीं परीक्षा में जिला टॉप किया।
इस समय वो कोटा में रहकर 11वीं की पढ़ाई के साथ ही नीट की तैयारी कर रही है। पुत्र यश राय कक्षा 9 का छात्र है। डॉक्टर बनने के पीछे की कहानी बताते हुए यश राय का कहना है कि आज बहुत से गरीब लोग पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते। ऐसे लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, यही हमारा सपना है। यशी की मां रत्ना राय और पिता अजय राय का कहना है कि हमें बेटियों की पढ़ाई के लिए आगे आना होगा, तभी हम बेटे बेटियों के बीच की खाई को कम कर सकते हैं। अजय राय कहते हैं कि जब हमने अपनी बेटी को कोटा पढ़ने के लिए भेजा तो समाज के लोगों ने कई नकारात्मक बातें कही, लेकिन आज बेटी की सफलता हासिल कर सभी बातों को झुठला दिया। मेरी रैंक 20,100 है और 12th के बाद मैं कोटा गई थी, तो मेरा 2 साल ड्रॉप था वहाँ पे। मैंने वहीं पे रह के तैयारी की है। इस साल 20,100 रैंक है, 660। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो पापा मम्मी से ही मिली थी। उन्हीं लोग का सपना था, मेरा भी सपना था डॉक्टर बनने का, और उन लोगों ने सपोर्ट किया, इसी वजह से फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। डॉक्टर ही क्यों बनना है? क्या मतलब सेवा भाव? हाँ, डॉक्टर मतलब बचपन से ही अच्छा लगता था, और फिर सेवा करने का उसमें सबसे बड़ा मौका मिलेगा, तो इसीलिए डॉक्टर बनना है। तो किस तरह सेवा करना चाहेंगी मरीजों की, या जो पीड़ित मानवता है उसकी सेवा किस तरह से करना चाहेंगी? मरीजों की सेवा तो करना ही है, क्योंकि वैसे भी इंडिया में बहुत कम डॉक्टर्स हैं, और फिर बहुत ज़्यादा पैसा मतलब खर्च होता है सबका, तो उस पर कम मतलब पैसे में और मरीजों की सेवा करना है, वही है। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग 10th तक तो आजमगढ़ से ही पढ़ाई की थी। 11th-12th चिल्ड्रन कॉलेज आजमगढ़ से, और 11th-12th सनबीम भगवानपुर बनारस से किया। तो आइडियल में आप किसको, माता पिता के अलावा और किसको मानती हैं, जैसे जिस तरह से बनना चाहती हैं? अभी तो पापा से ही था, हमेशा प्रेरणा तो उन्हीं से मिली है। आगे तो पापा हमेशा ही साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उनसे ही प्रेरणा मिलती है। जैसे लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि उनको पढ़ा लिखा के शादी कर देनी चाहिए और घर बसा देना चाहिए, लेकिन पापा आप इस विचारधारा के बिल्कुल नहीं रहे। बिल्कुल नहीं है, नहीं रहे हैं। नहीं, तो हमेशा लड़कियों को बराबर मानती हैं, लड़कों को बराबर, उनको पूरा मौका देना चाहिए। पूरा मौका देना चाहिए, नहीं तो फिर समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, पीछे ही रह जाएगा हमेशा। अच्छा, और मम्मी के साथ रहा हमेशा? मम्मी का भी हमेशा साथ रहा है, कभी भी वो लोग मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए, जो भी रहता है हमेशा सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे भेजा उन्होंने, 2 साल वहाँ पे ड्रॉप लेके पढ़ाया था, बहुत बड़ी बात है। चलती थी हम लोग की 6 से 7 घंटे तो कोचिंग की हो जाती थी। फिर उसके बाद रूम पे आने के बाद तो 1 घंटे आराम करके फिर तो पूरा टाइम पढ़ना ही रहता था। बस ये रहता था कि जितना भी देर पढ़ना है उतना देर पढ़ाई ही करनी है, और बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ाई करना है, कि ये नहीं कि मतलब आधे मन से पढ़ाई कर रहा है। और फिर मैंने तो सारा मटेरियल कोचिंग का ही स्पेशली फॉलो किया था। कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी लगाई थी जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत थी, और मोस्टली पेपर से और क्वेश्चन से ही रिवीजन किया था। तो नए जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इनको नीट देना है अगले साल, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? यही कि मतलब जो भी पढ़ रहे हो वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर होना चाहिए, उस पर जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है वो सब। ये नहीं कि आधा कुछ पढ़ के फिर उसको छोड़ दिया, फिर अगले टॉपिक पे चले गए, तो उससे वो भी टॉपिक बच जाएगा और फिर आगे का कोई टॉपिक नहीं क्लियर होगा, क्योंकि सब ऑलमोस्ट इंटर कनेक्टेड है। और अब मतलब इतना कट ऑफ इतना ज़्यादा जा रहा है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, और सब पे क्वेश्चंस वगैरह लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी डाउट वगैरह आए वो जाके क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। डाउट रह जाएगा तो क्या पता फिर उसी से क्वेश्चन आ जाए तो वो फिर गलत ही होगा। वही मेहनत की है तो सफलता मिली है। तो बिटिया की मेहनत में माँ बाप का कितना योगदान रहा है? आप लोग कितना? हाँ, हम लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। हाँ, बहुत शौक थी कि डॉक्टर बने। तो आप लोग ने बचपन से ही इसको दिया है, पूरा माहौल दिया इस तरह का? जी। तो बचपन से ही मेधावी छात्रा रही है? हाँ हाँ पढ़ने लिखने में? हाँ, बचपन से ही इसका एक ही एम था कि इनको डॉक्टर बनना है। हाँ और आप लोग इसको हमेशा प्रेरित करते थे? जी। हाँ, गर्व बहुत महसूस हो रहा है, और मैं यह कहूँगा कि समाज भी अपने बिटिया को जो है तो ज़रूर आगे बढ़ाने के लिए और कोई भी मतलब पूरी कोशिश करनी चाहिए, और हर तरीके से संघर्ष करके बेटी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। और एक बेटी बढ़ेगी, ये आगे निकलेगी तो उससे कई परिवार जो है आगे बढ़ता है, और वो आगे बढ़ेगी, उसकी बेटी बढ़ेगी, फिर उसके बाल बच्चे उसके जहाँ जाएंगे, मतलब कई परिवार उसे उन्नति करता है। और बेटी को आगे बढ़ाने के लिए पूरे समाज को आगे आना होगा।
अच्छा, बिटिया को जैसे आपने पढ़ाया तो परिवार से, समाज से, रिश्तेदारों से कुछ ना कुछ तो मतलब क्या अभी जैसे जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं उस बैकग्राउंड में अभी बहुत सारी भ्रांतियां हैं लड़की को आगे पढ़ाने में। पहली तो मतलब ये सोच है कि लड़की पढ़ लेगी तो फिर दूसरे के घर चली जाएगी, बहुत पैसा इन्वेस्ट होगा मतलब मेडिकल या इंजीनियरिंग कराने में, पढ़ाने में, फिर हमको क्या लाभ मिलेगा, शादी में भी हमको उतना ही खर्च करना है। और फिर बेटी को असुरक्षा की भी भावना बहुत ज़्यादा रहती है कि हम जहाँ भेजेंगे बेटी पता नहीं सही लाइन पे चलेगी या कहीं जाके भ्रमित हो जाएगी, दूसरे दिशा में चली गई तो उससे फिर और समस्याएं उत्पन्न होगी, बदनामी होगी। तो जिस बैकग्राउंड में हम लोग आते हैं उस बैकग्राउंड में बहुत सारी अभी कमियां हैं। लोग, मैं तो खुद भेजा था और तरह जो अपने प्रोग्रेसिव लोग हैं काफ़ी, उन लोगों का भी जो है धारणा वो थी कि अरे वहाँ भेजने से 90% जो है लड़कियाँ पढ़ती नहीं हैं और चली आती हैं, कहाँ आप भेज के फंस गए हैं। तो इसको, इस धारणा को निकालना होगा। आज मीडिया ने प्रूव कर दिया है, धारणा को तोड़ दिया है आपके बिल्कुल 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 तोड़ा है। और इससे प्रेरणा लेंगे और लोग लेंगे और बेटियाँ आगे बढ़ेंगी, सब बेटियाँ आगे बढ़ेंगी और निकल। खून की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। खून के बिना बॉडी मांस और हड्डियों से बना सिर्फ एक कंकाल रह जाता है। देश और दुनिया में हजारों लोग खून की कमी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। जरूरतमंदों को समय पर अगर खून मिल जाए तो किसी की जान को बचाया जा सकता है। हर दिन हजारों लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और उनका सारा खून बह जाता है। ऐसे मरीजों को अगर समय पर इलाज नहीं मिले और बॉडी में खून की कमी पूरी नहीं हो तो उनकी जान भी जा सकती है। इसी को देखते हुए लोगों में रक्तदान करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ये वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ही थे जिन्होंने रक्त समूह या ब्लड ग्रुप के तंत्र की खोज की थी और इसी की वजह से एक व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति के शरीर में डालने से उपचारों में मदद मिलना संभव हो सका था। 14 जून को उनके ही जन्मदिन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2004 से हर साल विश्व रक्तदाता दिवस मनाने का फैसला किया था, जिसे देखते हुए वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिव प्रकाश गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर परवेज अख्तर, टीवी डिपार्टमेंट सदर आजमगढ़, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर शिशिर जायसवाल, डायरेक्टर विशाल जायसवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक जायसवाल, ऋतिक जायसवाल, प्रधान अध्यापिका डॉक्टर रीना पांडे एवं छात्र छात्राएं रक्तदान शिविर में प्रतिभाग लिए। रक्तदान शिविर में लगभग 100 लोगों ने रक्तदान कर देश सेवा में योगदान दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि देश में रक्त की कमी न होने पाए, इसलिए जरूरी है कि रक्तदान किया जाए। जिन्होंने अपना रक्त देकर किसी की जान बचाई, उन सभी रक्तदाताओं का लोगों ने आभार व्यक्त किया। आज जनपद आजमगढ़ में 3 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किया गया है, जिसमें से 2 में मेरे द्वारा संयुक्त प्रतिभाग किया गया और उसका उद्घाटन किया गया। इसी क्रम में आज मैं यहाँ वेदांता हॉस्पिटल में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और यहाँ पर अभी ऋतिक जी और डॉक्टर शिशिर दोनों हमारे साथी हैं और आपका आलोक साहब के द्वारा जो है हमारे साथ में उद्घाटन किया गया है। और अभी हम लोगों ने रक्तदान के लिए जो युवा थे उनकी उत्साह को हमने बढ़ाया और उनको प्रेरित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा रक्तदान किया जाए। एक ऐसा पुनीत कर्तव्य कार्य है जो कि जहां गरीबों की और जो हमारे बीमार हैं या कोई घायल अवस्था में है जिनको कि रक्त की ज़रूरत होती है उसको तत्काल हम लोग यहां से आपूर्ति कर सकते हैं। मैं अभी जिला चिकित्सालय में था, वहां पे 1000 यूनिट की क्षमता है, लेकिन उसके सापेक्ष मात्र 63 यूनिट वहाँ रक्त की उपलब्धता थी, जो कि असंतोषजनक है। और हमने उनको यही निर्देश दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें और रक्तदान के माध्यम से, ऐसे शिविरों के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें। जो लोगों में एक भ्रांति है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, उस भ्रांति को दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्तदान कराएं। मैं एज ए न्यूरोसर्जन सिर्फ इतना कहूँगा कि रक्त से बड़ी चीज़ दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। आप इस चीज़ का इससे अंदाज़ लगा लीजिए कितना अमूल्य है। हमारा साइंस कितना एडवांस हो गया। आज हर चीज़, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल किडनी भी बन गए, आर्टिफिशियल लंग्स बन गए, आर्टिफिशियल आई डोनेट होने लगी, ब्रेन में तमाम सर्जरियाँ होने लगी, लेकिन ब्लड का एक भी प्रोडक्ट अभी कृत्रिम रूप से फैक्ट्री में नहीं बन पाया। और ये सोचिए कि ब्लड कितना अमूल्य है कि इंसान को इंसान का ही ब्लड चढ़ेगा, किसी जानवर का भी ब्लड नहीं चढ़ सकता। तो इसकी महत्व तो हम नहीं समझ पाते कि एक हमारा ब्लड, कोई जितना ब्लड हम डोनेट करते हैं 7 दिन के अंदर हमारे शरीर में बन जाता है। ब्लड डोनेशन से लोग डरते हैं, जबकि ब्लड डोनेशन से शरीर और प्यूरिफाई होता है, इम्यूनिटी और जनरेट होती है।
और ये इतना अहम चीज़ है, वास्तव में इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और जिसको ब्लड की ज़रूरत है उसे आप कोई भी दवा दे दीजिए, ब्लड उसका फुलफ़िल कभी नहीं कर सकता ब्लड को। हम एज ए न्यूरो सर्जन, हम सदर के लिए धन्यवाद हैं अपने भारत सरकार के कि हमें सदर से बहुत मात्रा में ब्लड प्रतिदिन मिलता है और लगभग हम डेली 10 से 12 यूनिट ब्लड सदर से मंगवाते हैं। हमारे मरीज़ के रिलेटिव जाते हैं वहाँ ब्लड डोनेट करते हैं, अपना ब्लड लाते हैं और उन्हें काफ़ी ज़रूरत होती है। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हम ब्लड ना मंगाएं। और हमने इस चीज़ को महसूस किया कि आज हमारे सदर का ब्लड बैंक जितना तत्परता से हम सबके लिए करता है, पूर्व जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, क्योंकि प्राइवेट में इतने ब्लड की खपत है और चूँकि हम न्यूरो सर्जन हैं, हमारे पास ट्रॉमा बहुत आता है और हमें ब्लड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और ब्लड कितना अमूल्य है, हमसे ज़्यादा कीमत एज ए डॉक्टर शायद ही कोई बता पाएगा। सर, भ्रांतियाँ होती हैं लोगों में, किस उम्र के लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए? देखिए, ब्लड डोनेशन वैसे तो 16 साल के बाद का भी लोग कर सकते हैं, लेकिन 18 साल एक स्टैंडर्ड एज मानी जाती है कि 18 साल से लेकर के 55 साल की उम्र के लोग ब्लड आराम से डोनेट कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जिनको डायबिटीज़ है वो ब्लड नहीं दे सकते, जिनको हाइपरटेंशन है वो ब्लड नहीं दे सकते, कोई क्रोनिक डिजीज़ है वो ब्लड नहीं दे सकते। केवल क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं उन्हीं में ब्लड देना मना है, अदरवाइज़ कोई भी व्यक्ति ब्लड दे सकता है। ब्लड देने के लिए कोई दुबला पतला है ये भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई बहुत मोटा है ये भी क्राइटेरिया नहीं है, किसी की हाइट कम है ये भी क्राइटेरिया नहीं है। तो ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस अगर एक इंसान है उसकी उम्र 18 से ऊपर है और कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ से ग्रसित नहीं है तो ब्लड आराम से दे सकता है। और हम सबसे यही आग्रह करेंगे, कम से कम 3 महीने के अंतर पे एक स्वस्थ युवा को ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी एक पहल न जाने कितनी ज़िंदगियां समय रहते बचा ले जाते हैं। कम से कम क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इतना इम्प्रूव करता है ये ब्लड, जिसका कोई जवाब नहीं है। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि ब्लड से बड़ा दान दुनिया में कुछ नहीं है और हम सभी युवाओं से यही आग्रह करेंगे कि वो कम से कम 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करें। और जैसे बाइक पे किसी को बैठा के कहते हैं भाई तुम भी मेरे साथ चलो, और जब ब्लड डोनेट करें जाएँ, केवल एक आदमी हर बार नया अपने साथ लेके जाएँ। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र की सभा का आयोजन हुआ। इसमें पिछले वर्ष बीजेपी से विधानसभा प्रत्याशी रहे अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि गरीबों को घर, महिलाओं को शौचालय, घर घर बिजली, शुद्ध पेयजल, गैस पाइपलाइन पहुँचाने के लक्ष्य के साथ ये सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। 9 सालों में देश ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की। इन वर्षों में सबसे ज्यादा गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी गई। गरीबों के घर से लेकर महिलाओं के लिए शौचालय तक, पानी की पाइपलाइन से लेकर बिजली कनेक्शन तक, गैस पाइपलाइन से लेकर एम्स मेडिकल कॉलेज तक, सड़क, रेल, जल मार्ग, पोर्ट, एयरपोर्ट सहित हर क्षेत्र में केंद्र सरकार ने पूरी ईमानदारी और शक्ति से काम किया है। प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत रुचि, उनकी कर्मठता और संकल्पबद्धता के सुखद परिणाम सकारात्मक बदलाव के रूप में हम महसूस कर रहे हैं। उनकी रचनात्मक सोच और प्रेरणादायी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज देश हर क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है। अपने जनपद आजमगढ़ की बात करें तो नौजवानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए महाराजा सुहेलदेव राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, हरिहरपुर की सांस्कृतिक विरासत संजोने के लिए संगीत महाविद्यालय, श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय, आम जनमानस की सुलभ आवागमन के लिए सिधारी पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण, कला भवन का निर्माण, शहर की सड़कों का नवीनीकरण आदि ऐसे सैकड़ों कार्य जो हमारी सरकार के आजमगढ़ के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव 9 बार विधायक और मंत्री भी रहे, लेकिन अपने गांव की सड़क नहीं बनवा सके। कहा कि 9 बार से विधायक होने के बाद भी दुर्गा प्रसाद यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक काम नहीं कराया। आजमगढ़ में एयरपोर्ट की बाबत श्री मिश्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों को गुमराह कर रही है। किसान जमीन देने को तैयार नहीं, लेकिन योगी सरकार एयरपोर्ट के लिए वचनबद्ध है और जल्द ही बीच का रास्ता निकालकर एयरपोर्ट का काम शुरू किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि सांसद रहते हैं, वो सिर्फ एक बार नामांकन के लिए आए थे, उसके बाद सिर्फ सपा के नेताओं के यहाँ दुख सुख में शरीक होते हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल पूरे किए हैं। उसमें पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं इस समय, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने शासन के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं और बीते 9 सालों में देश ने अभूतपूर्व उपलब्धियां भी हासिल की हैं। इन वर्षों में सबसे ज़्यादा गरीब के कल्याण के लिए प्राथमिकता दी गई है। गरीबों के घर से लेकर महिलाओं के लिए शौचालय तक,
पानी की पाइपलाइन से लेकर बिजली कनेक्शन और घर घर गैस पाइपलाइन से लेकर एम्स मेडिकल कॉलेज, सड़कों की मरम्मत, रेल, जलमार्ग, पोर्ट, एयरपोर्ट सहित हर क्षेत्र में केंद्र सरकार ने पूरी ईमानदारी और सख्ती से काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सरकार भी भ्रष्टाचार के ऊपर करारा चोट किया है। और उसी के क्रम में आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि, उनकी कर्मठता और संकल्पबद्धता के सुखद परिणाम सकारात्मक बदलाव के रूप में हम महसूस कर रहे हैं। उनकी रचनात्मक सोच और प्रेरणादायी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज देश हर क्षेत्र में सफलता की ऊंचाई को छू रहा है। चूँकि ये प्रेस वार्ता विधानसभा स्तर पर बुलाई गई है, इसलिए आजमगढ़ सदर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कार्य संपन्न हुए हैं, सबसे जो प्राथमिकता के आधार पर अपने जनपद में आजमगढ़ की बात करें तो नौजवानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए महाराजा सुहेलदेव राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय जो सदर विधानसभा और मुबारकपुर विधानसभा के बिल्कुल बॉर्डर पे बन रहा है और लगभग बनकर तैयार है। विश्वविद्यालय के साथ ही हरिहरपुर की सांस्कृतिक विरासत को सजोने के लिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संगीत महाविद्यालय की घोषणा किया है और उसके टेंडर भी हो चुके हैं और निर्माण की प्रक्रिया लगभग शुरू होने के कगार पर है। हरिहरपुर की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए आजमगढ़ सदर विधानसभा के गंभीर वन में अटल आवासीय विद्यालय, आम जनमानस के सुलभ आवागमन के लिए जो सिधारी ओवरब्रिज काफ़ी दिनों से समाजवादी पार्टी की सरकार में बन नहीं पा रहा था, उसको भी बनाने का काम योगी जी की सरकार ने किया था। कला भवन जो अधर में पड़ा हुआ था वो भी अपना मूर्त रूप ले चुका है और शहर के सड़कों का नवीनीकरण जो पहली बार हमें लगता है कि शहर की सारी सड़कें एक तरह से आप जब भी जहां चलेंगे तो पूरी तरह से बनकर जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समर्पित की गई है। और सैकड़ों ऐसे कार्य हैं जो हमारी सरकार के आजमगढ़ के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आजमगढ़ सदर से विधायक रहे दुर्गा प्रसाद यादव जी जो 8 बार लगातार थे, 9वीं बार भी जीत हासिल किए थे। उनके गांव की सड़क जो वो स्वयं न बना पाए थे उसको भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने बनाने का कार्य किया है। लेकिन वो तो कहते हैं कि कोई विकास ही नहीं हुआ है। विधायक जी तो कह रहे हैं कि हमने बिजली कटने संयंत्र दिए, इतना बिजली कर दिया और उसके बाद भी बिजली कटौती भयंकर हो रही है। सब भाजपा सरकार की ही देन है, हम तो बहुत ऊंचाई पर ले गए थे। देखिए, उन्हें जानना चाहिए और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कितने घंटे बिजली मिलती थी। कभी भी शाम को कहीं भी कोई बिजली कहीं देखने के लिए नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 18 घंटे और शहरी क्षेत्र में 22 से 24 घंटे बिजली देने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। और मैं तो खुला चैलेंज देता हूं कि आदरणीय विधायक जी, आप कोई एक काम बताइए। आजमगढ़ से जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी सांसद भी रहे, उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी भी सांसद रहे, उनके कार्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो आपने अपने हाथ से सदर विधानसभा में एक काम अपना कोई बता देंगे तो मैं इसका खुला चैलेंज मैं चुनाव में भी दिया था, आज भी मैं उनको चैलेंज देता हूं। उनके बगल में सदर हॉस्पिटल है, उसकी स्थिति बद से बदतर थी। कुत्ते का इंजेक्शन लेने के लिए विधायक जी के पास जाना पड़ता था। आज हमारी सरकार में वही सदर हॉस्पिटल की स्थिति भी सुदृढ़ हुई है और आम जनमानस को बहुत ही सरलता के साथ सारी चीज़ें उपलब्ध है। जो अंडरग्राउंड केबलिंग का काम हुआ था सपा सरकार में, वो भ्रष्टाचार की भेंट कर चुका, लेकिन भाजपा सरकार ने भी कोई उसमें भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराई, जबकि वो शहर की विद्युत व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा काला धब्बा समझा। बिल्कुल, उसकी जांच कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और उस पर जो भी अभी कार्रवाई लंबित है उसे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम लोग उस पर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। ये उस समय बहुत ही खराब स्थिति में जो अंडरग्राउंड केबल का कार्य किया गया था और समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसमें लूटपाट करने का काम किया था। दुर्गा प्रसाद यादव ये भी कहते हैं कि भाजपा सरकार ने या
योगी सरकार ने आजमगढ़ को एकदम बदहाल स्थिति में छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी के लगभग सभी नेता ये कहते हैं कि क्योंकि यहाँ विधायक नहीं बन सके लोग, उसका बदला ले रहे हैं। देखिए, हमारी जो सरकार है, विधायक हमारे हैं या नहीं है, जो चुनाव लड़े हैं उनको ही विधायक मानकर भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव नहीं करती है। आप अभी देखिए, बहुत जल्दी में जो रासेपुर तितरा मार्ग है और बिलरियागंज रौनापार मार्ग है, कप्तानगंज अहरौला मार्ग है, तीन ये बड़े मार्गों को स्वीकृत करके और योगी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आकर आजमगढ़ में उसका शिलान्यास भी कर दिया है। जो भी काम लंबित थे, जो समाजवादी पार्टी में अपने वोट को देखकर, अपनी जात को देखकर करने का काम कर रहे थे, उसको पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने बहुत ही दृढ़ता के साथ आजमगढ़ का विकास करने का काम किया है। यही आजमगढ़ के जनप्रतिनिधि थे जो आदरणीय बलराम यादव जी माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे, आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी जो 9 बार से विधायक हैं, सदन में मौजूद थे। आजमगढ़ के नौजवानों के साथ इन्होंने कहा था, आप अपनी नोटिंग में उसमें देखिएगा विधानसभा के, इन्होंने कहा था आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की कोई ज़रूरत नहीं, विश्वविद्यालय को बलिया देने का काम किए थे। और कोई विधायक न रहते हुए भी योगी जी की सरकार ने आजमगढ़ को विश्वविद्यालय देने का काम किया और विश्वविद्यालय बिल्कुल बनकर नौजवानों के शिक्षा के लिए तैयार। आपकी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट, उसको लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई है। सांसद जी का कहना है कि नहीं बन सकता है, फिर कह रहे हैं कि हर हाल में बनेगा अगर पास है तो क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जो एयरपोर्ट है, कोई भी विकास का कार्य करने के लिए ज़मीनों का अधिग्रहण होता है। समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि जो एयरपोर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसको श्रेय जाएगा और हमारी सरकार उस पर तेज़ी से काम कर रही है। वो जो एयरपोर्ट छोटा था उसको बड़ा बनाने के लिए सारी प्रक्रियाएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन वो किसानों को ब्लैकमेल करके उनको इधर उधर समझाकर समाजवादी पार्टी के लोग बरगलाने का काम करते हैं। पूज्य योगी जी ने कहा है कि हम उसका कोई रास्ता निकालकर आजमगढ़ को जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट देने का काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आए, उनका सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है, इसलिए नहीं बन पा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे, आजमगढ़ की जनता ने उनको सांसद चुना था और वो इच्छा शक्ति की बात करते हैं। वो एक बार अपना पर्चा दाखिल करने और एक सर्टिफिकेट लेने के लिए आए थे। आज भी जब वो आते हैं तो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये आप जान सकते हैं। उनके पास कोई काम गिनाने के लिए नहीं है, इसलिए वो तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं। वो अखिलेश यादव जी की इच्छा शक्ति अपनी देखें और भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति जो है वो सारे काम कर रही है। शहर कोतवाली पुलिस मारपीट की घटना को अपराध की श्रेणी में शायद नहीं मानती। यही कारण है कि घटना के 1 हफ्ते बाद भी पीड़ित की ना तो एफआईआर दर्ज की गई, न उसका डॉक्टरी मुआयना कराया गया। पीड़ित बार बार शहर कोतवाली जाकर न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने एसपी के दरबार में न्याय की फरियाद लगाई। शहर कोतवाली के कोलपांडे निवासी सिरजू सोनकर पुत्र रामकरण सोनकर बुधवार के दिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि बीते 8 जून की शाम 6:30 बजे ठेले पर आम बेचकर खाली ठेले को लेकर अपने घर जा रहा था कि बिहारी जी के मंदिर के पास पहुंचा तो वहां 14 से 15 की संख्या में मौजूद दबंगों ने जाति सूचक शब्दों से गालियां देते हुए मुझे मारने लगे। इतना मारा कि मेरा सर 2 जगह फट गया। पिटाई से मैं गिर पड़ा। किसी तरह से मैं घर पहुंच सका। अपने साथ घटी घटना की शिकायत लेकर शहर कोतवाली पहुंचा। कई दिन मुझे दौड़ाया गया, बावजूद इसके न तो मुकदमा दर्ज किया गया, न ही मेडिकल कराया गया, जबकि दबंग जान से मारने की धमकी लगातार दे रहे हैं। इसके बाद भी शहर कोतवाली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित ने एसपी से गुहार लगाई कि मुकदमा दर्ज कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पीड़ित ने बताया कि एसपी ने जाँच का आश्वासन दिया है। मछली लेने के लिए कुछ लोग हमको मारे। मुंशी निषाद, दीवान निषाद, तोता निषाद, पिता का नाम बलमू निषाद। कब घटना है ये? 8 तारीख को। फिर क्या हुआ? कोतवाली आने के बाद हम लोग की कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक डॉक्टरी मुआयना एफआईआर तक नहीं हुआ है। यहाँ इसको क्या आश्वासन मिला? यहाँ आने के बाद कह रहे अभी हम जाँच के लिए भेज दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहता हूँ, जो लोग हमको मारे पीटे हैं मुकदमा दर्ज हो, न्याय मिले। कौन लोग, कितने लोग घायल हैं? सबको मारे? सभी? हाँ, मैं अकेले था, वो लोग 10-15 लोग थे। देश का नामचीन रेस्टोरेंट पिंड बलूची एक्सप्रेस अब आपके शहर में
नियर नगर पालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़। 11 राज्य के 18 शहरों में 62 रेस्टोरेंट्स, धूम मचाने के बाद 63वां रेस्टोरेंट आजमगढ़ में। पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा नॉर्थ इंडियन वेज और नॉन वेज की लजीज और जायकेदार डिशेस। रेस्टोरेंट में उत्तर भारत, खासकर दिल्ली व पंजाबी स्टाइल के वेज नॉन वेज रेसिपी की विशेष सौगात। लजीज व्यंजनों के शौकीन आजमगढ़ वासियों को मिलेगा दाल मखनी, दही कबाब, ढाबा मटन, चिकन, अजवाइन का अनोखा स्वाद। आपके रेस्टोरेंट का नया पता पिंड बलूची एक्सप्रेस, नियर नगर पालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE, admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kids and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। निस्वा इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, क्लास नर्सरी टू 12, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड। एक्सीलेंट टीचिंग मेथड। कंडक्टिंग वेरियस कॉम्पिटिशंस, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available. खुशखबरी, विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें।